अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9। बेटा आज का टॉपिक है हमारा रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को लेके। प्रीवियस लेक्चर में हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि आइसोटोप्स जो होते हैं एक ही एलिमेंट जो उसके एटम्स डिफरेंट होते हैं विद डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है जी। और हमने देखा था उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो ये थे हमारे आइसोटोप्स। अब उन आइसोटोप्स में से अब हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी उनकी आगे एक किस्म होती है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ आइसोटोप्स पढ़े थे अपने लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने डिस्कस किए थे कार्बन के आइसोटोप और हाइड्रोजन के, ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की तरफ। आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वही बात होगी जो हमने कल भी स्टडी की थी, जिसमें से क्या होता है, कुछ आइसोटोप अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल ये होते हैं कि वो अपने अंदर से एनर्जी जो है वो रेडिएशंस की शक्ल में रिलीज़ करते हैं। उनकी जो है उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है बाय रिलीजिंग देयर रेडिएशंस। तो अनस्टेबल न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज़ करता है एज रेडिएशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। यानी कि रेडियो एक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द आइसोटोप्स विच emits radiations to become stable. They are termed as, this process is termed as radioactivity. यानी कि वो आइसोटोप्स जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं और उसको स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं। और रेडिएशन जब रिलीज़ करते हैं तो फिर वो प्रोसेस कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि बेटा आपने ये भी देखा था बोहर एटॉमिक मॉडल में कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है फ्रॉम के शेल टू एन शेल, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब वो मूव कर रहा होता है फ्रॉम दी हायर टू लोअर, तो एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो बेटा ये जो टर्म होती है रेडिएशन, ये है ही यही कि जब आपका न्यूक्लियर अनस्टेबल होगा तो उसमें से एनर्जी जो है रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास स्मॉल एटॉमिक पार्टिकल्स की तरह होते हैं, ठीक है। तो इनको हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये आपके पास यहाँ रेडियो एक्टिव डिके भी नज़र आ रहा है। एक हैवी अनस्टेबल एलिमेंट है यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम एक एलिमेंट होता है, उसका न्यूक्लियर अनस्टेबल होता है। जब वो रेडिएशन रिलीज़ करता है तो आपके इस तरह से पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज होते हैं, गैमा रेज होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, बीटा पार्टिकल, ये सब एमिट होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेडिएशंस। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप की यहाँ एग्जांपल है ट्रीटियम। ट्रीटियम इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। में लास्ट में बताया प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम। तो उसमें जो ट्रीटियम है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, यानी कि इसका न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। बाकी दो क्या है, बहुत स्टेबल होते हैं, उनको जो है रेडिएशन रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दे एमिट रेडिएशंस टू बिकम स्टेबल, एंड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो रेडिएशंस को रिलीज़ करते हैं और दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके। यानी कि हमने अब तक कितनी टर्म स्टडी कर ली है, रेडिएशंस, सॉरी रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि द प्रोसेस इन विच द अनस्टेबल आइसोटोप दे रिलीज रेडिएशंस टू बिकम स्टेबल, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। And all those elements which involved in the process of radioactivity, यानी कि जो ये प्रोसेस कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। एंड द थर्ड वन इज रेडियो एक्टिव डिके, ऑल दोज एलिमेंट विच अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, they change into another element and this process is called radioactive decay। यानी रेडिएशन रिलीज़ करने के बाद, रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस से गुजर जाने के बाद वो तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डिके हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और एक दूसरा एलिमेंट बन जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके। ये एग्जाम्पल आपके पास यूरेनियम की। यूरेनियम की जब रेडिएशंस निकलती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, थोरियम में, और एनर्जी रिलीज़ करता है। फिर ये थोरियम स्टिल अनस्टेबल है, ये दोबारा रेडिएशंस निकाल रहा होता है और प्रोटेक्टीनियम में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो प्रोटेक्टीनियम में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद भी वो अनस्टेबल होता है, वो फिर बिस्मथ में कन्वर्ट हो जाता है और बिस्मथ थेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द थेलियम इज़ द लास्ट एलिमेंट विच इज़ रेडियो एक्टिवली स्टेबल। ये मज़ीद आगे रेडिएशन रिलीज़ नहीं करता।
और इन तमाम प्रोसेस में जो नंबर कम होता है वो न्यूट्रॉन्स का नंबर कम हो रहा है। 238 से 234, 234 से 231, देन 210 से 206। क्योंकि हमें पहले भी पता है कि आइसोटोप जो है वो सारी किस चीज़ पे रिलाई करती है, न्यूट्रॉन्स पे। यही वजह है कि एटॉमिक मास जो होते हैं वो आइसोटोप्स के डिफरेंट होते हैं। So in the nuclear decay, uranium is converted into thelium by the process of radiation, और we can say by the process of radioactivity, कि जब रेडियोएक्टिविटी हो जाएगी तो आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा, आखिर में रेडियो एक्टिव डीके हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरे एलिमेंट में। अब आगे चलें। एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन अमूमन आती भी हैं कि व्हाट आर द, या राइट डाउन दी 2 to 3 एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम खुद कहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका बेटा मेडिकल फील्ड में है। मेडिकल फील्ड में हम इसको यूज़ करते हैं कि पेशेंट की बॉडी में इसको इंजेक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये बात हम पढ़ चुके हैं कि रेडिएशंस ये रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो रेडिएशंस को हम कैप्चर करते हैं स्क्रीन पे। वो एक ग्लो की तरह हमारे सामने आ रहा होता है, जिससे हमें पता लगता है कि बॉडी में हमारा वो फ्लूइड जो हमने इंजेक्ट किया है विद द रेडियो एक्टिव आइसोटोप वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। इस तरह से ये हेल्प करता है डिजीज़ को डायग्नोस करने में। टेक्नीटियम यूज़ होता है फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेन और लंग्स की स्टडी करने में। यानी कि अगर ब्रेन या लंग की कोई डिजीज़ है तो उसको फाइंड आउट करने में, उसको डायग्नोस करने में उसको यूज़ करते हैं। ख़ास तरह के कैमराज यूज़ होते हैं जो हम स्टडी करते हैं कि हमारा फ्लूइड कहाँ मूव कर रहा है और कहाँ पे जो है वो पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर ट्यूमर या वो कोई प्रॉब्लम जो है वो प्रेजेंट है। तो वो इस तरह से हमें पता चल जाता है। इसके साथ साथ जो बाकी इस्तेमाल है उसमें हमारे पास कौन कौन से यूजेस हैं, वो एक तो ये है कि रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है। इसको हम हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी में इस्तेमाल करते हैं कि तारीख़ की कोई चीज़ कितनी पुरानी है। और इसमें हम कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ करते हैं, कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बेटा जो भी जानदार पौधा या कोई भी एनिमल, ठीक है, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसकी हड्डी जो है बोन वो इस्तेमाल की जाती है, या कोई पीस ऑफ वुड वो भी इसमें यूज़ किया जाता है। उसको हम स्टडी करते हैं, उसके अंदर कार्बन 14 को स्टडी करते हैं। और जितना आपके पास कम कार्बन 14 आएगा इट मीन्स आपकी वो चीज़ उतनी पुरानी है, क्योंकि कार्बन जो है वो उसने क्या किया है, उसने रेडिएशंस रिलीज़ की हैं और वो उसकी जो लाइफ है वो हाफ लाइफ हो गई, वो डीके हो गया। ठीक है, फिर से समझ लें कि रेडियो कार्बन डेटिंग ये होती है कि पुराने जानदार जो मर जाते हैं, ठीक है, डेड एनिमल्स या प्लांट्स या कोई भी पीस ऑफ वुड हो, उसको इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। और वो कैसे पता लगेगा, उसके अंदर मौजूद जो कार्बन होता है उससे पता लगाते हैं कि उस कार्बन की उसमें कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, क्योंकि बॉडी हमारी एलिमेंट से ही मिलके बनी होती है ना। तो इस वजह से जो है कार्बन जो है वो यूज़ करते हैं, कार्बन 14 जो है उसको हम स्टडी करते हैं पुरानी जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, और उसमें देखते हैं उसकी अमाउंट कितनी है। जितना आपके पास कम कार्बन 14 निकलेगा, यानी कि जितना आपके पास कम रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 निकलेगा, वो इस बात की निशानदेही होगी कि चीज़ बहुत पुरानी है, क्योंकि रेडिएशंस रिलीज़ कर करके उसकी जो है वो हाफ लाइफ हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप to find out the age of the particular object, or we can say a particular organism. For example डायनासोर्स हैं, ठीक है, उसके हम ऐसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट की लाइफ की या उसकी एज को फाइंड आउट करने के लिए। फिर इसको हम न्यूक्लियर पावर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑयल फील्ड्स को यानी कि सस्ती चीप न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑयल फील्ड्स को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत इस्तेमाल है। थायराइड जो होती है, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। साथ में मेटल और कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या है, इस वहाँ भी यानी कि इंजीनियरिंग साइड पे भी इसका इस्तेमाल है कि हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर रेडिएशंस मेजर की जाती हैं ख़ास मशीनों से। ठीक है, तो होता ये है कि जहाँ पे आपके पास क्रैक्स होते हैं या कोई स्पेस होती है
ठीक है, कोई जिस जगह से चीज़ टूटी हुई होती है उधर से फिर रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती हैं, जो फिर इस तरह से डिटेक्ट कर लिया जाता है कि भाई जनाब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो क्रैक है आपका जो है वो मेटल की स्ट्रेंथ जो है वो सही नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं होता है, क्रैक्स प्रेजेंट नहीं होते, उधर रेडिएशंस जो होती हैं सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कोई भी रेडिएशन रिलीज़ नहीं होती, इमिट नहीं होती है जो आपका जो है डिटेक्टर जिसे पकड़ सके। तो इस तरह से जो है हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप को टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल एंड द कॉन्क्रीट, ऑल्सो टू फाइंड आउट एनी क्रैक्स प्रेजेंट इन द मेटल और द कॉन्क्रीट। तो बेटा ये जो एप्लीकेशन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हम तकरीबन पढ़ी हैं 1 2 3 4 से 5 हैं ये, ठीक है। तो ये आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है, कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। प्लस इसके साथ साथ 3 टर्म स्टडी की हैं, रेडियो एक्टिविटी, ओके, इट्स अ प्रोसेस, and the second term is radioactive isotopes which involved in the process of radioactivity, and the last one is the radioactive decay, the process by which the radioactive element after the radiations convert into another element. So this process is known as radioactive decay. Thank you so much.